दिल्ली में आप पार्टी की सफलता के बाद अब एक ही सवाल हर किसी की जबान पर है। लोकसभा चुनाव में 2014 में क्या होने जा रहा है? अमेठी से अगर कोई व्यक्ति मुकाबला करता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के मुखिया राहुल गांधी का, तो वो है कुमार विश्वास। खरी खरी में आज हमारे साथ हैं कुमार विश्वास। स्वागत है कुमार। धन्यवाद। तो अमेठी से चुनाव लड़ने का मन आप बना चुके हैं जी, लेकिन क्या मुंहतोड़ मुकाबले के लिए तैयार हैं? देखिए अजय जी, मैं किसी व्यक्ति से लड़ने नहीं जा रहा, मैं एक प्रवृत्ति से लड़ने जा रहा हूं। अगर मैं लड़ा तो मैं हार जाऊंगा, क्योंकि वो देश के सबसे बड़े खानदान के चश्मे चिराग हैं, वो अघोषित युवराज हैं इस राज सत्ता के। लेकिन अगर अमेठी लड़ी, जो कि तैयार दिख रही है, तो आम आदमी जीत जाएगा। अमेठी से लगभग 1000 लोग अभी तक आके मिलने आ चुके हैं, हजारों लोग वहां जुड़ चुके हैं, और वहां इतनी बड़ी रैली 12 तारीख को हो रही है, जन विश्वास रैली। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं लोगों से कि दुनिया का जो सबसे पुराना राजतंत्र है ब्रिटेन, वहां के जो क्राउन प्रिंस है, युवराज हैं, उनकी पहली झांकी हमें क्या याद आती है? ये कि अफगानिस्तान के एक सैन्य कैंप में सैनिकों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, ये कि एक हेलीकॉप्टर पर लटके हुए आतंकवादियों से मुकाबला कर रहे हैं। और हमारे जो युवराज हैं, पार्टी जिन्हें घोषित किए हुए कांग्रेस, उन्होंने 10 साल में लोकसभा में एक सवाल नहीं पूछा है। दामिनी का समस्या हो, गुड़िया का कांड हो, लोकपाल आंदोलन हो, देश स्पेन में होता है, वो स्पेन में होते हैं। तो ये जो एक गैर जिम्मेदारी का भाव है उनके पूरे काम में, अगर केवल गांधी हटा दिया जाए उनके नाम से, तो वो भारतीय राजनीति नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी प्रासंगिक व्यक्ति हैं। और ये सवाल पूछा जाना चाहिए 67 साल बाद कि देश आजाद हो गया है या अभी राजवंश कायम है। लेकिन कुमार, सबसे बड़ी बात यहां पर है कि अमेठी की जनता उन्हें बार बार चुनकर भेजती रही है। हो सकता है बहुत जल्द ही प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस की तरफ से उन्हें उम्मीदवार के तौर पर घोषित भी कर दिया जाए। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति को, जैसे कि आप नरेंद्र मोदी को उनके गढ़ में जाकर चुनौती दें, आप ठीक वैसा ही काम कर रहे हैं। आप राहुल गांधी को उनके गढ़ में जाकर चुनौती दे रहे हैं। क्या ये सुर्खियां बटोरने की कोशिश है, या यूं कहा जाए कि दो हाथ करने का मन है? देखिए अजय जी, दो बातें, दो प्रश्न आपने अलग से पूछे। एक प्रश्न तो यह है कि जब जैसे अरविंद ने जिस समय शीला दीक्षित को कहा हम दिल्ली की राजनीति में अप्रासंगिक थे, लोगों ने यह भी कहा, साथियों ने कहा, पत्रकारों ने कहा कि अरविंद को कहो कोई ढंग की सीट चुन ले, कम से कम एक आदमी तो अंदर पहुंचे। लेकिन हमने ये जो सुरक्षा की राजनीति, जो कंफर्ट जोन की राजनीति है, इसको ध्वस्त किया। कन्नौज के उपचुनाव में डिंपल यादव खड़ी होती हैं, आदरणीय हैं, हमारे अनुज हैं, हमारे साथी हैं अखिलेश, उनकी पत्नी खड़ी होती हैं, उनकी सीट खाली छोड़ देने पर तो इस लोकतंत्र में निर्विरोध जीत जाती है वो। भाजपा के साथियों से पूछा आपने क्यों नहीं लड़ाया किसी को, बोले हमारे प्रत्याशी की ट्रेन छूट गई थी। विदिशा में सुषमा स्वराज खड़ी होती है भाजपा की ओर से, तो कांग्रेस के प्रत्याशी की बस छूट जाती है और वो बिना कांग्रेस के विरोध के जीत जाती है। तो ये जो उन्होंने कंफर्ट जोन बनाया हुआ है, ये ध्वस्त हो जाना चाहिए कि हमारे घर वाले भी आ जाएं, तुम्हारे घर वाले भी आ जाएं। जहां तक आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने जैसा है, जैसे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में एक बेसिक अंतर है। नरेंद्र मोदी जो भी हैं, आप उनसे सहमत असहमत हो सकते हैं, वो अपनी व्यक्तिगत क्षमता और व्यक्तिगत संघर्ष के कारण यहां तक पहुंचे। अगर वो चाय बेचते थे और आज प्रधानमंत्री की रेस में एक दूसरी बड़ी पार्टी के नेता के रूप में हैं, तो इनका व्यक्तिगत संघर्ष है। उनके विरोधी बहुत है, उनकी पार्टी में भी, उनके पार्टी के बाहर भी। लेकिन राहुल गांधी का क्या व्यक्तिगत संघर्ष है? उन्होंने सदन में कहा, वो न्यूनतम उपस्थिति वाले सांसद हैं, वो सदन में देखे नहीं गए। तो अमेठी में उनको चुनौती मिली नहीं थी। अमेठी को लगा कि ठीक है इन्हीं चुन देते हैं। लेकिन आज अमेठी जिस तरह तैयार हो गई है, जिस तरह से आक्रामक है उनके विरोध में, और मैं अमेठी से नहीं लड़ रहा, मैं राहुल गांधी के विरोध में लड़ रहा हूं। अगर राहुल गांधी अंतिम समय पर सीट बदलेंगे, जैसी की सूचना मिल रही है कि वो काफी भयभीत हैं, तो जहां से वो लड़ेंगे मैं वहां से उनके खिलाफ लड़ूंगा। कुमार विश्वास, यहां पर एक सवाल उठ खड़ा होता है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रबल उम्मीदवार हैं। जाहिर सी बात ये कह सकते हैं कि मैं एक ही व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ सकता हूं। तो एक बीच में यह भी चर्चा आई थी कि आपने शायद कहा पत्रकारों से कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता क्यों नहीं खड़े हो जाते राहुल गांधी के खिलाफ, चाहे वो खुद नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। तो क्या यह बेहतर नहीं होता कि राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी एक ही लोकसभा का चुनाव लड़ते और कुमार विश्वास भी वहां दंगल करते हुए दिखाई देते? देखिए ये तय भारतीय जनता पार्टी को करना है कि उन्हें किसको कहां से लड़ाना। लेकिन मेरा कहना बार बार फिर भी है कि कंफर्ट की राजनीति समाप्त होनी चाहिए इस देश में। मैं देवीलाल जी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा इस मामले में। भारतीय राजनीति को जब मैं शुरू से देखता था, देवीलाल जी ने जाकर बंसीलाल के खिलाफ चुनाव लड़ा, भजनलाल के खिलाफ चुनाव लड़ा। एक बार तो हरियाणा छोड़कर वो बलराम जाखड़ के खिलाफ चुनाव लड़ने चले गए, क्योंकि किसान नेतृत्व की प्रासंगिकता का सवाल था कि मैं नेता हूं कि तुम नेता हो। तो जब आप वंशवाद की राजनीति की बात करते हैं, जब आप सोनिया गांधी के बारे में बोलते हैं, तो क्या ही अच्छा हो कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली कतार के लोगों को रायबरेली लड़ने के लिए भेजे। किसी ने मुझसे कहा कि अगर वो लड़ने आ गए आप तो हार जाएंगे, आप तीसरे नंबर पर हो जाएंगे। मुझे सुविधा होगी, मैं इसे स्वीकार करूंगा। लेकिन सिर्फ बोलना, जैसे जब आप गंगा पर बोलते हैं, बनारस में आप भाषण देते हैं और कहते हैं गंगा को कांग्रेसी खा गए,
प्रदूषित कर दिया। हम स्वीकार करते हैं कि गंगा प्रदूषण में कांग्रेस सरकार का बड़ा योगदान है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि माता मंदाकिनी जहां से निकलती है, गंगोत्री जहां से शुरू होती है, वहां से लेकर हरिद्वार तक रमेश पोखरियाल निशंक नाम के आपके मुख्यमंत्री ने माता गंगा को बेच दिया। एक तपस्वी वहां उपवास करके मर गया जिसका नाम नित्यानंद था, और सीएजी ने इतनी मोटी रिपोर्ट दी, तो लोग समझ जाते हैं कि आप छल कर रहे हैं, आप आधा सत्य बोल रहे हैं। आप वीरभद्र सिंह के खिलाफ बोलिएगा, निश्चित रूप से उन्होंने गलत काम किया है। आदर्श घोटाले में बोलिएगा, निश्चित रूप से गलत काम किया है। लेकिन उसी दिन, जिस दिन अरविंद केजरीवाल की शुचितापूर्ण ईमानदारी की राजनीति को जनता जनादेश दे रही है, उसी दिन आप येदियुरप्पा को अगर वापस ले आएंगे, जो भारत माता की कोख से खनिज चुरा कर ले गए, जिनके खिलाफ संतोष हेगड़े ने बाकायदा जांच की और जेल में बंद रहे, तो लोग समझ जाएंगे कि भ्रष्टाचार मुक्ति का जो आपका नारा है, ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए। अब इस तरह की सुविधा की राजनीति चल नहीं सकती। तो ऐसे में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते आप? राहुल गांधी क्यों चुन रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ऊपर हर किसी की नजरें टिकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो राहुल गांधी के ऊपर किसी की नजरें टिकी नहीं है। राजीव गांधी राष्ट्रीय प्रसन्नता का विषय है। वो उनका चेहरा दिखता है, लोग हंसने लगते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मैं भी प्रसन्न होता हूं उन्हें देख के। दूसरा, ये कौन सी प्रसन्नता है? ये मजाक वाली प्रसन्नता है? नहीं, मुझे पप्पू और फेंकू वाली प्रसन्नता है, या ये कौन सी प्रसन्नता? मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता, पर फिर भी मैं मानता हूं कि उनका भारतीय राजनीति, जैसे उनको 7-8 दिन बाद पता चला कि ऑर्डिनेंस पास हो गया है, और वो अचानक आए, बाहें चढ़ाए, उन्होंने कहा फाड़ के फेंक देना चाहिए। भाई ये क्या हुआ? अचानक उन्हें पता चलता है कि लोकपाल पे एक बात करनी है, 9.5 साल बाद वो कहते हैं लोकपाल पे बात करनी है। तो ऐसा लगता है कि उनके जो भाषण लिखने वाले हैं, जो उनके स्ट्रेटेजी मेकर्स हैं, वो उनसे मिल नहीं पाते हैं। मैंने ये भी देखा है कि जब वो टीवी पर आते हैं तो उसके 3 दिन बाद तक नहीं आते हैं। तो बीच के 3 दिन क्या चलता है? क्लासेस चलती हैं, ग्रूमिंग चलती है, क्या चलता है? दूसरा, अजय जी, मेरा नाम कुमार विश्वास है। मेरे पिताजी का नाम आपको नहीं पता जब तक कि आप विकिपीडिया पर न ढूंढे। आप देश के सबसे शालीन और शानदार प्रस्तोताओं में एक रहे। मैं आपका पुराने वक्त से फैन हूं। आपके पिताजी का नाम मुझे नहीं पता है। मेरी और आपके एक दूसरे के सामने बैठने की पात्रता, हमारी क्षमता, हमारी प्रतिभा, हमारा श्रम है। तो जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि मैं राहुल गांधी को पद देने के लिए तैयार हूं, तो वो देश के उन 65% युवाओं का उपहास उड़ाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, जो अपनी क्षमता और प्रतिभा के बल पर यहां पहुंचे हैं। आप पूछ रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ क्यों लड़ रहा हूं मैं? इसलिए लड़ रहा हूं कि समवयस्क हैं। 43 के वो हैं, 43 के मैं हूं। मैं उनके सामने बताना चाहता हूं, मैं भी एक देश का युवा हूं। मैं बताना चाहता हूं, मैं गरीब मास्टर का बेटा हूं। 100 रुपए से मैंने कविता पढ़नी शुरू की, और उसी कविता को मैं IIT, IIM, जापान, अमेरिका लेकर गया। उसको मैंने लाखों रुपए के पेमेंट तक पहुंचाया, लाखों की क्राउड तक पहुंचाया, अपने श्रम के बल पर। अपनी जितनी मेरी क्षमता थी जी। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, उनके सर्जन जनरल वो एक भारतीय लड़के हैं, वो भारतीय युवा हैं। यानी कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हिंदुस्तानी बेटों की प्रतिभा पर विश्वास करता है। वो विश्वास करता है कि वो मेरा पेट गलत नहीं चीरेगा, मुझे ठीक से इलाज करेगा। राहुल गांधी जी की आदरणीय माता जी को बीमारी होती है तो वो अमेरिका चली जाती हैं। आप हमारे बेटों पर भरोसा नहीं करती अपने आप को सौंपने के लिए, और मैं आपके बेटे पर भरोसा करके पूरा देश सौंप दूं? ये सवाल अमेठी पूछ रहा है, ये सवाल देश पूछ रहा है। भाजपा इसे टाल सकती है भाषण देकर, इसे समाजवादी टाल सकते हैं सुरक्षित सीट बनाकर, पर मैं नहीं टाल सकता, कुमार विश्वास होने के नाते और आम आदमी पार्टी का साथी होने के नाते। अच्छा, मैं आपसे बहुत स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा, आप लोग कांग्रेस को भी एक तरफ रखते हैं, बीजेपी को दूसरे तरफ रखते हैं, और दोनों को एक साथ मानते हैं कि दोनों बहुत ही भ्रष्ट और एक तरह से एक ऐसी पार्टी है जो देश को गर्द में ले जाती दिखाई दे रही है। तो विकल्प क्या सिर्फ आप हैं? क्या आप ये मानते हैं कि दोनों पार्टियों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि देश के बारे में सोच भी रहा हो? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं जब कांग्रेस के जब रक्षा मंत्री जी को देखता हूं तो मुझे उन पर बड़ी श्रद्धा होती है। मोहन बाबू स्वर्गीय हो गए समाजवादी पार्टी में, वो फेरी से जाते थे संसद की से, मुझे उनको देख के बड़ी श्रद्धा होती थी। जनेश्वर मिश्र का मैं बड़ा प्रशंसक रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में भी संघ की परंपरा से आए हुए जो लोग हैं, जो तपस्या से आए हैं, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। और अजय जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कोई मुझसे पूछ रहा था कि जब आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी तो पिछले इलेक्शन में आपने किसे वोट दिया था? पिछले इलेक्शन में मैंने बीजेपी को वोट दिया था, क्योंकि मैं कांग्रेस के कुशासन से नाराज था, मैं कांग्रेस के वंशवाद से नाराज था, मैं कांग्रेस के तुष्टीकरण से नाराज था। लेकिन जब मैं येदियुरप्पा को देखता हूं, जब मैं गडकरी को देखता हूं, जब मैं निशंक जी को देखता हूं, तब मुझे लगता है कि ये कैसा वातावरण है। मैं ये भी मानता हूं कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन भी तभी तक जीवित रहेगा जब तक इसमें राजनीतिक परिवर्तन की शुचिता रहेगी। जिस दिन ये समझौते करेगा, शायद मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जिससे बाहर आ जाऊंगा। और ये जो पार्टी विद द डिफरेंसेस आती हैं, चाहे भाजपा आई हो चाहे कोई भी आई, ये इसी आंदोलन से आती है, इसी सोच से आती है। आज की तिथि में भाजपा और कांग्रेस का जो मूल विचार है वो एक है। जैसे दोनों चाहती हैं कि मजबूत कानून ना बने, दोनों चाहती हैं कि सीबीआई स्वतंत्र ना हो, दोनों चाहती हैं कि इनके कोष में जो पैसा है 1500 करोड़ 2500 करोड़ ये किसने दिया है ना बताएं, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी। दोनों चाहती हैं कि क्रिमिनल्स को टिकट दिया जाए। गडकरी जी ने चैनल पर स्वीकार किया कि अगर मैं क्रिमिनल्स को टिकट ना दूं तो मैं तो 550 लोग लड़ाई नहीं पाऊंगा, 300 लोग लड़ाई नहीं पाऊंगा। तो क्या ये संभव? हमने दिल्ली में नहीं लड़ाए क्या लोग?
एक आदमी के खिलाफ एक एफआईआर मिली जो उसने छुपाई थी, तो हमने 10 दिन पहले जनता से माफी मांग के ये नहीं कहा कि इसको वोट मत देना, जबकि सिंबल हो चुका था। कुमार विश्वास, इसमें भी एक बुनियादी सवाल है। नरेंद्र मोदी अपने आप को एक ऐसे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं, और उनकी पार्टी भी, जो कि न सिर्फ ईमानदारी से काम कर रहे हैं बल्कि जिन्होंने विकास को आगे बढ़ाने में पुरजोर कोशिश की है, और गुजरात उसकी मिसाल है जिसकी वानगी वो बराबर देते रहते हैं। ऐसे में क्या आप लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व कुछ इस तरीके का है जिस पर भरोसा किया जा सकता है? अजय जी, मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है 125 करोड़ के देश में कि मैं 2 या 3 चेहरों में बात करूं। मतलब मुझे बहुत, मान लीजिए मुझे बहुत बुरा लगेगा कोई मुझसे ये कहे कि मैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी में काम करता हूं। अगर मुझे यही दिन देखना होता तो मैं नरेंद्र मोदी की, राहुल गांधी की पार्टी में काम करता जो एस्टेब्लिश है। मैं इसी प्रवृत्ति के विरोध में हूं, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है। कुमार विश्वास, लेकिन ये होता दिख रहा है ना। आज जब आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ एक व्यक्ति का चेहरा सबसे प्रमुख तरीके से दिखाई देता है। आप लोग दिखाते वो है अरविंद केजरीवाल। आप लोग दिखाते हैं। देखिए, चाहे वो आप उसको हमारी ड्योरी पर डाल दीजिए या आप उसको पोस्टरों की ड्योरी पर रखिए, लेकिन वास्तविकता है ये। आप एक पार्टी की पहचान कहीं ना कहीं एक व्यक्ति पर आकर टिक जाती है, आप इसको मानेंगे? जब जब एक व्यक्ति पर आकर टिकती है उस पार्टी का पराभव होता है। जब जब भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति पर आई थी, वहां से उनके पतन का प्रारंभ शुरू हुआ, जबकि बहुत बड़े नेता थे। जब वो टग ऑफ वार शुरू हुई, अंत्य संघर्ष, मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसी पार्टी में काम करता हूं जहां अरविंद एक मित्र के नाते भी और एक साथी के नाते भी सबको साथ लेकर बात करता है। ये तय है कि वो राष्ट्रीय संयोजक है। दिल्ली में उसके चेहरे पर हम चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री प्रत्याशी था। आज हम हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे तो हमारे पास दूसरा चेहरा होगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे दूसरा। मैं वो दिन देखना चाहता हूं। लेकिन देखिए, यहीं पर मैं आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहूंगा बेहतर तरीके से। दिल्ली में आपने चुनाव लड़ा, जो आपकी सबसे पहली परीक्षा थी। उस परीक्षा का चेहरा कौन था? अरविंद केजरीवाल। आप हरियाणा जाते हैं, हरियाणा में शायद आपके दूसरे नेता हो सकते हैं, लेकिन वहां पर उससे भी बड़ा चेहरा कौन होगा? अरविंद केजरीवाल। जब आप देश के स्तर पर बात करेंगे, वहां पर मैं आप लोगों की सार्थकता पर कहीं सवाल नहीं उठा रहा। यकीनी तौर पर इसे आप मान लीजिए, मैं आप सब लोगों को समकाल मानता हूं, हम सब एक तरह से मित्र रहे हैं। लेकिन आज जब आप एक चेहरे की बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं। वो मानक चेहरे हैं। अरविंद मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। जब आंदोलन में हम जुड़े थे तो उस समय मैं अरविंद से बड़ा स्टार था, मेरे पीछे युवा थे, और अरविंद और मनीष आए ही इसलिए थे कि मैं युवाओं को लेके आऊं। मुझे इस बात का बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा सुनने में अच्छा लगता था कि अगर हम मंच से उतरते थे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, जब हम जनता को बुलाने जाते थे तो अरविंद पीछे छूट जाते थे और मैं आगे निकल जाता था, जनता घेर लेती थी। लेकिन आज अरविंद रैली से उतरते हैं तो मैं पीछे छूट जाता हूं, मुझे कौनियां लगती हैं और मेरी चिंता होती है कि अरविंद सुरक्षित आ जाए निकल के, क्योंकि अरविंद का कमिटमेंट मुझसे बड़ा है। मैं आज भी सोचता हूं कि अगर मुझे न्यूज नेशन पर बैठना है तो मेरी जैकेट कौन सी वाली होनी चाहिए। मैं वार्डरोब में 3 बार सेलेक्ट करता हूं, मानवीय कमजोरी स्वीकार करता हूं। मैं अपनी घड़ियां पसंद करता हूं। मैं आज भी अवकाश चाहता हूं कि मुझे थोड़ा वक्त मिल जाए कि मैं आराम से सो सकूं। अरविंद नहीं चाहते। अरविंद को पता नहीं है कि उसने क्या पहन रखा है, अरविंद को पता नहीं है उसने क्या खाया है। तो अगर मेरे से सत्य बड़ा है, कमिटमेंट बड़ा है, तो उसके प्रति मेरा आदर बड़ा है। ये बात तय है कि जहां जहां हम लड़ेंगे वहां वहां हमें चेहरे चाहिए, और ये अच्छी बात है किसी पार्टी के पास इतने सारे चेहरे हों। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का निर्णय करते समय मेरे पास अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ऐसे 3 लोग हों। मेरे पास मुद्दा होना चाहिए कि इनमें से कौन व्यक्ति है जो मेरे लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण कर सकता है। गुजरात में अगर लंगड़ा लूला लोकपाल है, लोकायुक्त है, गुजरात में अगर हाईकोर्ट 2 मंत्रियों के खिलाफ कह रहा है, या जैसे मैं आपको बताऊं, एक बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान है इस देश का, जो इस देश की प्राकृतिक संपदाओं पर कब्जा करके बैठ गया है, जो हमको गैस नहीं मिलने दे रहा है, जो बहुत ही सात्विक होने के बावजूद भी ये काम कर रहा है, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? यही देखिए, आज आप लोग 18 मुद्दे लेकर दिल्ली की जनता के सामने पहुंचे, और इन मुद्दों पर जनता ने आपको समर्थन दिया, लेकिन चेहरे के तौर पर अरविंद केजरीवाल सामने स्थापित हो गए। इसे किसी तरीके से अन्यथा ना लिया जाए, लेकिन यही वास्तविकता है आज की राजनीति की। आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो वहां पर नरेंद्र मोदी का चेहरा सर्वप्रिय है, सबसे आगे है, सबसे लोकप्रिय है। आप जैसे ही कांग्रेस की बात करते हैं वहां पर राहुल गांधी सबसे आगे हैं, वैसे ही आपका जैसे ही आप जिक्र करते हैं अरविंद केजरीवाल सबसे आगे हैं। यहां तक कि मनीष सिसोदिया भी बहुत पीछे रहते हैं। मुझे लगता है मनीष को उतना काम करना चाहिए जितना अरविंद कर रहे हैं। अगर वो उतना काम करेंगे तो वो आगे जाएंगे, और आगे ये जो सार्थक बहस है और एक सार्थक प्रतिस्पर्धा है, ये होनी चाहिए। जैसे राहुल गांधी का डिसीजन था, ये डिसीजन मैंने नहीं लिया, ये डिसीजन मनीष ने अपने मन से एक बात कही जिसको सबने स्वीकार करा, पूरी ऊर्जा फैल गई, देश में हमारी सारी यूनिट जाग गई, उन्हें लगा कि हम सीधे कन्फ्रंट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो एक कुतर्क फैला रही थी कि हमारी कोई कांग्रेस से 60 गांठ है, उसका पानी उतर गया। उसको लगा कि जो काम हम नहीं कर पाए
कि अपने सबसे प्रथम पंक्ति के नेताओं को, राजनाथ सिंह जी मिर्जापुर से आते हैं, पता नहीं शायद उधर पूर्वांचल से कहीं से आते हैं, मेरे सांसद है, मैंने उन्हें वोट दिया एक समय में, आज जो सांसद है तो मेरी वोट भी उसमें सम्मिलित है, इसलिए मेरा अधिकार बनता है। पर यह सवाल पूछा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए कि आप अमेठी से कभी क्यों नहीं लड़े? आपने सोनिया गांधी को चुना, आप हार ही तो जाएंगे। क्या होगा अजय जी? कुमार विश्वास हार जाएंगे, यही तो होगा। अमेठी की जनता एक सवाल पूछना चाहती है आपसे, क्योंकि जितने दिन वो संसद में आए हैं, जितने सवाल उन्होंने पूछे, उससे ज्यादा दिन तो मैं जेल में रहा हूं। चाहे मैं दामिनी के लिए रहा हूं, चाहे 6 साल की बेटी गुड़िया के लिए रहा हूं जिसके साथ बलात्कार हो गया था, चाहे मैं कोयला प्रदर्शन करने के लिए सोनिया गांधी के दरवाजे पर पिटा हूं, उतने वक्त तो मैं जेल के अंदर रहा हूं। तो मुझे भी एक जगह मिलनी चाहिए पार्लियामेंट में अमेठी के लोगों की बात कहने के लिए। अमेठी तय करेगी कि मुझे जीतना चाहिए, उन्हें जीतना चाहिए। अब एक बात करते हैं आपके दिल्ली की सरकार के बारे में। तमाम आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पर अभी से ही, जो कि नहीं लगने चाहिए थे, कि दिखावा कुछ ज्यादा है। आपके मंत्री, आपके विधायक अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरीके से अपने आप को पेश करते हैं जनता के बीच में। कोई साइकिल चलाता है, कोई मोपेड पर आ रहा है, कोई मेट्रो में सवारी कर रहा है। क्या इस दिखावे की वाकई में जरूरत है? क्योंकि आप जब अपना काम करेंगे तो अपने आप लोग आपसे जुड़ेंगे, और ऐसे ही लोग जुड़ते रहे हैं। ये दिखावा क्यों कुमार विश्वास? देखिए अजय जी, उनमें जितने भी लोग आए हैं, आपको आश्चर्य होगा कि उनमें से आधे से ज्यादा लोगों के पास अपना वाहन तक नहीं है। राखी बिड़ला के पास सचमुच वाहन नहीं है। वो रात्रि में थानों में जाती हैं, तो कल उनको वाहन प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि मैडम आप जाती हैं तो कम से कम आप गाड़ी लेके जाइए, एक अधिकारी साथ लेके जाइए, क्योंकि आप सुबह को फिर शिकायतें करती हैं। बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। सत्येंद्र जैन के पास है तो वो अपनी गाड़ी से आते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने जीवन में पहली बार किसी सदन की कार्यवाही जाकर देखी। इससे पहले मैं लोकसभा देखता था, क्योंकि मैंने पास बनवाया विशेष रूप से इस ऐतिहासिक क्षण के लिए एक विधायक से कह के। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने 51,000 रुपए की संपत्ति वाली राखी बिड़ला पर आपत्ति की, जबकि उसी सदन में 111 करोड़ रुपए की संपत्ति वाले बिजवासन के उनके विधायक बैठे हुए थे, सत्यप्रकाश। तो 111 करोड़ की संपत्ति, और उस लड़की के पास 26 साल की 51,000 रुपए उसकी चल अचल संपत्ति, व्यक्तिगत चल अचल संपत्ति नहीं। अब अगर वो ऑटो में आई है तो सचमुच अजय जी उसके पास नहीं है, लेकिन ये समझने में देर लगेगी। नहीं, देखिए अब जरा मैं आपसे बहुत स्पेसिफिक नाम लेकर पूछता हूं। मनीष सिसोदिया क्या रोज दिन मेट्रो में कैमरे के साथ सफर करते हुए लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे? मनीष जिस दिन मेट्रो में गए थे, उस दिन के बाद अगले दिन भी मेट्रो में गए। कल उन्हें बातें करनी थी हम लोगों से पहले, इसलिए वो पहले गाड़ी से आए, अपनी से एल्टो से। मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं आज। देखिए, व्यवहारिक ये है कि जाहिर सी बात है उन्हें सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करना होगा। व्यवहारिक ये है कि आपके तमाम मंत्रियों को, आपके विधायकों को सरकारी बंगलों में रहना पड़ेगा। जैसे मैं बताता हूं अजय जी, मैं अपनी गाड़ियां रखता हूं। लेकिन अगर हम इसका ढिंढोरा आज से ही पीटना शुरू कर दें, नहीं जी हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं जी हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्या जरूरत है ढिंढोरा पीटने? नहीं, मेरा कहना यह है कि जैसे पूरे आंदोलन के दौरान एक काले रंग की छोटी सी एल्टो थी, नॉन एसी, जिसमें अन्ना चला करते थे, मनीष उसे चलाते थे, तो कभी उस पर किसी ने कोई सवाल नहीं करा कि ये दिखावा हो रहा है। आज मनीष उसी एल्टो में चल रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये दिखावा कर रहे हैं। मेरे पास बड़ी गाड़ी है, लेकिन मैं कई बार छोटी गाड़ी चलाता हूं अपनी, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने ड्राइवर की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता वो कब आएगा। सरकारी गाड़ी में मनीष को मैंने कहा ले लेनी चाहिए, साथियों को मैंने कहा, उन्होंने कहा भाई वो कब आएगा, कब जाएगा, फिर उस ड्यूटी कितनी है, पहुंचा नहीं पहुंचा। अगर मैं अपनी गाड़ी चला के पहुंच पा रहा हूं तो पहुंच जाऊंगा। मुझे लगता है ये पहले दूसरे दिन की बात है। जैसे क्या है कि मनीष पहले दिन गए, बहुत भीड़ थी, बड़ा केओस मचा। अगले दिन मनीष गए, गिरीश सोनी गए, बाकी लोग मेट्रो में गए, कोई फर्क ज्यादा थोड़ा सा पड़ा। एएनआई का कैमरा चल दिया, 1-2 और चैनल चल दिया नया नया खबर बनाने के लिए। अभी आज गए हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब कल जाएंगे, ये 3-4 साल बाद आदत पड़ जाएगी। आप दुबई जाइए, आपके पड़ोस में से सुल्तान गुजर जाता है, आपको पता नहीं चलती। मैं कनाडा गया, मुझे भारतीय ले गए, खाना खा रहा था, एक महिला ने हाथ हिलाया, वो पूछने आई ये कौन है, उन्होंने कहा हिंदुस्तान के कवि हैं। उसने हाथ मिलाया, मैंने पूछा कौन है, बोले हमारी सांसद है, सीनेटर है। उन्होंने भारतीय खाना खाया, नमस्ते की सबसे नमस्ते, और अपनी गाड़ी खुद चलाई, चली गई। ये अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो सिंगल कर रहा है, मनोहर पार्रिकर कर रहे हैं, लेकिन मनोहर पार्रिकर खुद कर रहे हैं, पार्टी नहीं कर रही है। पार्टी का रिजोल्यूशन नहीं है, यहां पार्टी का रिजोल्यूशन है। यही पिछले 4 दिनों से मैं आपके कई नेताओं से पूछता रहा हूं। इसी दिसंबर के महीने में गोवा में मैं घूमने गया था, मनोहर पार्रिकर जी से मुलाकात हुई और हम लोग दोनों पैदल निकल पड़े पांजी में, शॉपिंग की, घूम फिर कर वापस आए। आज तक पिछले 1.5 साल से किसी ने उनके ऊपर कोई खबर नहीं चलाई थी, कोई कैमरा वहां नहीं था। ममता बनर्जी आज भी उसी घर में रह रही हैं जिस घर में 1995 में पहली बार मैं उनसे मिला था। आज भी वही उसी तरीके से रह रही हैं। एक छोटी सी गाड़ी है जिसमें वो चलती हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर वो भी रुकती हैं। खबर नहीं बनी उस समय। क्या आप लोगों को इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए था? क्योंकि आज एक नेगेटिव पब्लिसिटी आप लोगों के लिए बन रही है। देखिए अजय जी, खबर दिल्ली में होने की वजह से बन रही है, हमने तो बनवाई नहीं। किसी चैनल से ये अगर सूचना आ जाए कि हमने किसी को बुलाया,
जहां तक मनोहर पार्रिकर जी की बात है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन क्या मनोहर पार्रिकर की सादा जीवन शैली में उनके पर्यटन मंत्री का वो बयान माफ करने योग्य है जिसमें वो ये कहें कि पार्टी तो बिना ड्रग और बिना शराब के हो ही नहीं सकती? अगर गोवा को पार्टी हब बनाना है तो हमें ड्रग्स फाइनल करने पड़ेंगे, शराब यहां हमें देर रात तक चलवानी चाहिए। क्या वहां होने वाले खनिज माफिया की लूट को हम माफ कर दें? क्या गोवा में लोकायुक्त नहीं बना? हमसे वादा किया था उन्होंने, उस चुनाव से पहले उन्होंने हमें कहा था कि आप लोग यहां आइए और लोकपाल की बात करिए और हम बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कानूनी बना। आज वो मिलते नहीं है। हमारे साथी दिनेश बघेला उनसे मिलना चाहते तो समय नहीं देते हैं। तो व्यक्ति तो बहुत अच्छे हुए हैं, अटल जी बहुत अच्छे व्यक्ति हुए हैं, व्यक्तिगत जीवन में तो यहां बहुत तपस्वी लोग हुए हैं, लेकिन वो प्रवृत्ति उतर जाए। क्या मनोहर पार्रिकर की पार्टी में गडकरी है या नहीं है? क्या मनोहर पार्रिकर की पार्टी में गडकरी जी के साथी अजय संचेती हैं या नहीं है? क्या उनकी पार्टी में निशंक है या नहीं है? येदियुरप्पा लौट रहे हैं कि नहीं लौट रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के अपनी एल्टो में चलने के बाद मैं दावा कर सकता हूं कि अगर कोई भ्रष्टाचार में फंसा तो पहले आदमी अरविंद केजरीवाल होंगे जो उसे पार्टी से निकालकर फेंकेंगे, चाहे सरकार गिरती हो तो गिर जाए। क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है और बातें आपसे बहुत लंबी हो सकती हैं। अन्ना हजारे और आप दोनों का रास्ता अलग हुआ, आप पार्टी का, लेकिन अन्ना हजारे के बगैर क्या आप लोगों को लगता है कि आपका अस्तित्व वाकई में बन सकता है? लोकसभा चुनाव में अन्ना हजारे के बगैर क्या आप चल सकेंगे? देखिए, हम अन्ना के नहीं, हम किसी के बगैर नहीं चल सकते। यह आंदोलन ना तो अन्ना का है, ना अरविंद का, ना कुमार विश्वास का, ना किसी और का। यह आंदोलन आम जनता का है। जिस किसी को भी ये लग जाएगा ये मेरा आंदोलन, अरविंद को जिस दिन लगने लगेगा इस बेचैनी का नायक मैं हूं, उस दिन से अरविंद के पतन की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इस बेचैनी का नायक आम आदमी है, उसका सत्य है, और वो सत्य अपना नायक खुद ढूंढ लेता है। दिल्ली में कितना प्रयास हुआ, अन्ना से एक पत्र लिखवाया गया, मैं तो साफ कहता हूं लिखवाया गया। जो भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कुछ पेड एजेंट थे, पत्रकारों की शक्ल में थे, सामाजिक कार्यकर्ताओं की शक्ल में थे, वो लिखवा के लाए। पूरा नाटक इस बीच में हुआ, लेकिन दिल्ली ने जनादेश दिया कि नहीं दिया? और उसके बाद भी हम 20 सीटों पर सेकंड रहे। दिल्ली में आज मुझे हजारों नागरिक मिलते हैं जो कहते हैं साहब गलती हो गई, हमने भाजपा को वोट दे दिया, हमें उम्मीद नहीं थी आप लोग जीतेंगे। अफवाहें बहुत फैलाई गई थी, हमें चैनल्स ने 6 सीटें दी, 5 सीट दी, चुनाव चल रहा है, एग्जिट पोल लागू कर दिया गया कि आम आदमी पार्टी को तो 6 सीट आ रही है, 1 लाख 2 लाख लोग लाइन में लगे हुए। और आपको लगता है कि अन्ना हजारे को वाकई में गुमराह किया गया है आप लोगों के? नहीं, गुमराह शब्द नहीं कह सकता मैं, लेकिन अन्ना के पास कुछ ऐसी चीजें पहुंचाई गई जो शाश्वत नहीं थी, जो ठीक नहीं थी, जो सत्य नहीं थी। अन्ना ने उन पर विश्वास किया और अन्ना राजनीति के विरोध में है। मेरे देखिए, और अन्ना ने कह दिया मैं यहां तक ले आया, मुझ पे लंगड़ा लूला लोकपाल 40% का मुझे स्वीकार है, भैया तुम कर लो। मेरे पिताजी ने मकान बनाया जहां पैतृक नगर है मेरा पिलखवा, 3 कमरों का मकान बनाया, प्रोफेसर आदमी थे, सारी संपत्ति जो उन्हें मिली बाद में। हमने कहा हमें बड़ा मकान बनाना चाहिए, उन्होंने मुझसे कहा देखो भाई मेरी औकात थी, तुम भाई मिलकर बना लो। हमने उसे 3 मंजिल का बनाया, अच्छा बनाया। वो इस आंदोलन के पिता है, इस आंदोलन के गुरु हैं। उन्होंने कहा भाई बेटा मैं यहां तक ला सकता था, आप लोग ले जाओ। इस अविश्वास की वजह क्या हो सकती है? कुछ एक लोग या आपकी तरफ से मनमुटाव? नहीं देखिए, मेरा मानना है कि या अन्ना हजारे के दिमाग में ये बैठना कि शायद उनके आंदोलन को आप लोग हड़प ले गए? नहीं, आंदोलन तो मैं बार बार कह रहा हूं, आंदोलन अन्ना, अरविंद, किरण बेदी, कुमार विश्वास किसी का नहीं है। आंदोलन तो जनता का है। हम लोग हैं कहां, छोटे से लोग हैं। और अगर अन्ना के मन में हमको लेकर कोई नाराजगी है, पहली बात तो मुझे लगता नहीं, तो निश्चित रूप से अपराध हमारी ओर से हुआ होगा, गलती हमने की होगी, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन में गलती रही हो, बात पहुंचाने में गलती रही हो, या अन्ना ने कहा कि राजनीति नहीं करनी। अरविंद की बस एक दिक्कत है अन्ना को लेकर जी। अरविंद की दिक्कत यश चोपड़ा के फिल्म के शाहरुख खान की तरह है कि सिमरन से शादी तो करूंगा पर बाबूजी के कहने से करूंगा। इसलिए अरविंद अन्ना को नहीं बार बार वही उसको वो यही कहता है कि अन्ना प्रसन्न रहने चाहिए, अन्ना को सूचना होनी चाहिए, अन्ना की सहमति होनी चाहिए, अन्ना का आशीर्वाद होना चाहिए। और अन्ना अपनी बात बार बार अलग अलग तरीकों से कहते हैं, और मैं अरविंद के इस स्टैंड का बहुत स्वागत करता हूं कि उसने राजनीति अन्ना के कहने पर ही अपनाई। आप सबका चैनल गवाह है, आप सबके कैमरे गवाह हैं कि रामलीला मैदान में इन्हीं जनरल साहब ने, अपने जो जनरल साहब हैं जो थल सेना अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा कि आइए अब यहां से उठिए और एक राजनीतिक यात्रा तैयार करिएगा। सबके सामने कहा। अन्ना ने कहा कि अब अनशन से कुछ नहीं होगा, छोड़ो अनशन और चलो अब एक राजनीतिक दल तैयार करते हैं, मैं बाहर रहूंगा लेकिन तुम कब करना। अब उन्हें अगर नाराजगी है तो देश बहुत आगे चल चुका है, देश बहुत आगे चला चुका है, नए चंद्रगुप्त तैयार हो चुके हैं, चाणक्य रास्ता अपना दिखा चुके हैं, तो तक्षशिला पर तो अब आम आदमी बैठेगा जाकर। और कुमार विश्वास अन्ना हजारे से आशीर्वाद लेंगे? मुझे बहुत पसंद करते हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और उन्होंने मुझे कभी कहा भी था एक बार कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ लड़ो या कपिल सिब्बल के खिलाफ अरविंद लड़े तो मैं आऊंगा, मैं उनसे फिर भी करूंगा। लेकिन अन्ना के बारे में सदा कहते हैं हम उनका चित्र इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उर्दू में एक शेर है कि दिल में रहती है तस्वीरें यार जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हमें आंदोलनकारी उन्होंने बनाया है। मैं तो आराम से अपनी IIT IIM में कविताएं पढ़ रहा था अजय जी, मैं तो प्रोफेसर था, क्लास पढ़ा रहा था। मुझे सड़क पर पिटना, सड़क पर लाठियां खाना, कोयले के लिए जेल जाना अन्ना ने सिखाया है। इसलिए अन्ना तस्वीर लगाने दें न लगाने दें, उसके बाद भी अन्ना का आशीर्वाद और उनकी तस्वीर हमारे हृदय में रहती है। हमारी बहुत शुभकामनाएं कुमार, और उम्मीद करते हैं कि आप जिस सफर पर निकले उसमें आपको सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।